ना, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स एंड इन जनरल कोई भी बॉटनी का चैप्टर होता है, सबसे पहले हमें बहुत शदीद अनोइंस होती है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये कितना बोरिंग है, ये कितना मुश्किल है, नहीं समझ आता। बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज इजी एंड एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। ये पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, सो आई होप इट वुड ट्रांसलेट एंड रेडिएट। सबसे पहले, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्यों जरूरी है हमारे पास, क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना क्यों जरूरी है। हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे क्या कहते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स भी ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर डिस्टिंक्ट वो नहीं होता, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। सो आप अर्लियर फाइलम्स के ऑर्गेनिजम्स देखें तो उनके पास वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता था। खाली टिश्यूज होते थे और उन टिश्यूज की बेसिस पे वो सर्वाइव करते थे। द क्वेश्चन इज, व्हाई डू प्लांट्स रिक्वायर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द थिंग इज कि हमारे पास जब हम किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया जो कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं, तो किंगडम प्रोकैरियोट्स हो गए। और यूकैरियोटिक जो हमारे पास 4 किंगडम्स हैं, विच आर योर फंगाई, प्रोटोक्टस्ट, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। हमारे पास ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। हमारे पास जो प्लांट्स है ना, एंड इवन एनिमल्स फॉर दैट मैटर, ये हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्ट्रिक्टली दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रिक्टली मल्टी सेल्यूलर का क्या मतलब है, जैसे हम बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के लिए कहते हैं ना दैट ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्यूलर, एक ही सेल से बने हुए हैं। सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं एंड इवन फॉर दैट मैटर जो एनिमल्स होते हैं, ये दो ऐसे किंगडम्स हैं जिनके ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से नहीं बने हुए होते बल्कि मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्स, ठीक है। अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई भी प्लांट देखो, एंड स्पेसिफिकली अगर ट्रीज देखो, छोटे प्लांट्स को तो आप छोड़ दो, अगर हम ट्रीज की बात करें जो फॉरेस्ट में ट्रीज होती हैं, या अगर हम अपने इर्द गिर्द में कोई डेट की ट्री, पाम ट्री, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, अक्सर जो हमारे घर होते हैं उनकी भी हाइट से बड़े दरख्त होते हैं। सो अगर इतना बड़ा हमारे पास, क्या कहते हैं, वी हैव अ ट्री, लेट्स से वो कोई अच्छा खासा लंबा सा एक ट्री हम इमेजिन कर लेता, एंड ये क्या कहते हैं ऊपर उसके जो भी उसके क्या कहते हैं लीव्स एंड एवरीथिंग है। नाउ हमारे पास जो भी ट्री है उसको सॉइल से क्या चाहिए, हर प्लांट को सॉइल से बेसिकली वाटर चाहिए, राइट। उसको वाटर चाहिए, और ना सिर्फ वाटर चाहिए बल्कि जो मिनरल्स है, हम कहते हैं ना कि हमारे पास सॉइल जो है वो फर्टाइल होना चाहिए, रिच इन मिनरल्स होना चाहिए। तो हमारे पास ग्राउंड से वाटर एंड मिनरल्स हैव टू गो ऑल द वे अप एंड डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स टू ऑल द सेल्स। पानी जो है, मिनरल्स जो है, उनको ऑल द वे ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाना है। अब एक चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और फिजिक्स में आप लोग और टिप्स में पढ़ते हो कि हमारे पास एक चीज होती है पुल ऑफ ग्रेविटी। एक फोर्स है, एक नेचुरल फोर्स है जो थ्रू आउट आवर अर्थ एग्जर्ट होती है, जिसको हम बुलाते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटी कभी भी अपवर्ड्स नहीं होती, हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करती है। ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है। सो नाउ अगर आप देखो, आप कोई भी बड़ा सा दरख्त इमेजिन करो या फिर इर्द गिर्द अगर कोई दरख्त हो उसको देखो, तो हमारे पास कितना बड़ा डिस्टेंस है। अब पानी इतने बड़े डिस्टेंस पे ट्रैवल करके कैसे जाएगा, कैसे वो पुल ऑफ ग्रेविटी को क्या कहते हैं ओवरकम करेगा। सो अगर कोई डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, सो देयर हैज टू बी सम अदर फैक्टर, सम अदर सिस्टम which is designed in a way to ensure कि हमारे पास वो ग्रेविटी के पुल को ओवरकम करके वाटर और जो भी सॉइल से चीज ऊपर जानी है वो जा सके। सो क्योंकि हमारे पास प्लांट्स, उनका जो वाटर है या उनको जो इवन सब्सटेंसेस ट्रांसफर करने होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल होने होते हैं, एंड बिकॉज द सब्सटेंसेस हैव टू ट्रैवल एट लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे पुल ऑफ ग्रेविटी को ओवरकम करके फंक्शन करता है, ये इंशाल्लाह हम कल परसों की क्लास में जब जाइलम एंड फ्लोएम की मूवमेंट डिस्कस कर रहे होंगे तब हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। बट एक चीज जो है वो ये है कि प्लांट्स हमारे पास क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। एंड इफ देर मल्टी सेल्यूलर,
खाली डिफ्यूजन हमारे पास जमीन से ऑल द वे अप लीफ तक वाटर को नहीं ले सॉरी मिनरल्स को नहीं लेके जा सकती। ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा वाटर जो है इतने बड़े डिस्टेंस पे ट्रैवल नहीं कर सकता। आप लोग ये ऑब्जेक्शन जरूर उठा सकते हो कि हमारे पास ऑस्मोसिस के थ्रू भी तो पानी जमीन से लीव्स तक जा सकता है ना। अगर ऐसा होने लगा ना तो हमारे पास बहुत सारे दिन बहुत सारे साल लग जाएंगे पानी के एक छोटे से अमाउंट को वाटर से सॉरी पानी के एक छोटे से अमाउंट को सॉइल से ऑल द वे लीफ तक जाने के लिए। सो ऑस्मोसिस हो गया डिफ्यूजन हो गया इतने लार्ज डिस्टेंस पे इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है। और हमें कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई देनी है हमारे लिविंग सेल्स ऑफ द ट्रीज। सो प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर have a large diffusion distance at which substances have to travel. Thus, diffusion or osmosis would not be efficient processes for transport. So, एक तो ये वजह है जिसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना जरूरी है। एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो डेजिग्नेटेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, फिर हमारे पास क्या कहते हैं वी हैव टू एक्सप्लेन कि हमारे पास खाली वाटर मूव नहीं कर रहा होता फ्रॉम द सोइल टू द लीव्स, बल्कि हमारा जो लीव्स है या हमारे पास जो भी फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट है दे मेक फूड। वो शुगर्स बना रहे होते हैं। दो शुगर्स हैव टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच कैन नॉट मेक इट सेल्फ फूड। एक मिसकंसेप्शन होती है कि सारे प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और सारे प्लांट सेल्स क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना सकते हैं। If you have that misconception, clear that out of your mind because not all plant cells have chloroplasts. हम जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं हम प्लांट सेल ड्रॉ कर रहे होते हैं तो प्लांट सेल में हम हमेशा क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करते हैं। उसको ड्रॉ करने की वजह ये होती है कि हमारे पास बाकी यूकेरियोट्स जो है मेजरली और स्पेसिफिकली जो एनिमल सेल्स हैं एनिमल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। किसी भी एनिमल सेल को आप उठा लोगे किसी भी ह्यूमन सेल को आप उठा लोगे हमारे पास कहीं पर भी आपको क्लोरोप्लास्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनील है जो एग्जिस्ट करता है। तो उसकी कैटेगराइजेशन या उसकी क्लासिफिकेशन के लिए हम जनरल प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट हम ड्रॉ करते हैं। बट क्लोरोप्लास्ट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। रूट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नजर नहीं आएगा। स्टेम सेल में जनरली आपको क्लोरोप्लास्ट नजर नहीं आएगा। लीफ के भी सारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट आपको नजर नहीं आएगा। पूरे प्लांट में चंद स्पेसिफिक सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटोसिंथेटिक सेल्स कौन से होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बट फोटोसिंथेटिक सेल्स आर द ओनली सेल्स विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। एंड ओनली दीज प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। Is this clear? Any ambiguity about this? सिर्फ वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं प्लांट में उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। ये कौन से सेल्स होते हैं एग्जैक्ट वो अभी आगे चल के थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। But is this clear that not all plant cells do photosynthesis and not all plant cells have chloroplast? Any questions about that? Okay. Now, तो हमारी एक मूवमेंट होती है मूवमेंट ऑफ वाटर। तो एक तो हमें जी सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू हमारा वाटर मूव कर सके ग्राउंड से सेल्स तक। और एक मूवमेंट होती है मूवमेंट ऑफ शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स क्या है वो तमाम सेल्स वो टिश्यूज जहां पर शुगर्स बन रहे हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। सिंक वो जगह है जहां पर हमारे पास क्या कहते हैं खाना खुद से नहीं बन रहा शुगर्स खुद से नहीं बन रही फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो जो शुगर्स हमारे पास इन सोर्स सेल्स ने इन फूड सोर्सेज ने बनाई हैं वो सिंक तक जाएं। और उसके लिए जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ शुगर्स का पूरा सिस्टम है वो एक अलग सिस्टम होना चाहिए।
इस वजह से हमारे पास दो वेसल्स या दो ट्यूब्स एग्जिस्ट करती हैं प्लांट्स में। एक होती है जाइलम वेसल, जो कि वाटर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ शुगर्स होती है, जिनको हम एसिमिलेट्स भी बुलाते हैं, कुछ जगहों पे आपने ये नाम सुना होगा, मूवमेंट ऑफ एसिमिलेट्स। तो हमारे पास वो कैसे होती है? वो होती है जी फ्लोएम के थ्रू। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम हमेशा साथ को एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम डायग्राम्स देखेंगे, माइक्रोग्राफ्स देखेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम एग्जिस्ट टुगेदर। अच्छा, एक और लफ्ज है, हम वैस्कुलर बंडल्स बुलाते हैं इन्हें, या वैस्कुलर टिश्यूज बुलाते हैं। जब भी आप ये टर्म सुनो, वैस्कुलर टिश्यूज या वैस्कुलर बंडल, इसका मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। वैस्कुलर का क्या मतलब है? मैंने ये चीज, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स कर रहे थे, जब हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि ह्यूमंस का भी वैस्कुलर सिस्टम होता है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो मैमल्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बुलाया जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्यों बुलाया जाता है मैमल्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को? कार्डियो बेसिकली हमारे पास हार्ट सेल्स होता है, हार्ट मसल को कहता है। और वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? वैस्कुलर का वही मतलब होता है जो कि प्लांट्स में ही होता है, वेसल्स। वैस्कुलर वी, वेसल्स वी। वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। इंसानों के पास भी ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। तो इसलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और प्लांट्स के पास भी वेसल्स होती हैं, जाइलम, फ्लोएम, जिस वजह से प्लांट्स का भी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको वैस्कुलर सिस्टम बुलाया जाता है, या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बुलाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यूज और वैस्कुलर बंडल्स हमारे पास कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। अभी तक कोई एम्बिग्विटी, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क, कोई चीज जो लग रहा है मैंने बहुत तेजी से बता दी हो? ना, एक क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या कहते हैं, एलोज में, या जब अगर पेपर में आ जाए, which is types of tissues in plants। प्लांट्स में किन किन तरह के टिश्यूज होते हैं? टिश्यूज अगर नहीं रिकलेक्शन हो रही, टिश्यूज इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अ सिमिलर पर्पस। ठीक है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को हम क्या बुलाते हैं? एक टिश्यू बुलाते हैं। प्लांट में टोटल तीन तरह के टिश्यूज होते हैं। इतना मुश्किल नहीं है प्लांट, इतना डरने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। सबसे पहले टिश्यूज को अभी हमने डिस्कस कर लिया, वैस्कुलर टिश्यूज। इसमें आ जाती हैं आपके भैया जी जाइलम एंड फ्लोएम। सो दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैस्कुलर टिश्यूज आर बेसिकली आवर वेसल्स, जो कि आपकी जाइलम है और फ्लोएम है। फिर आपके पास आ जाती हैं जी डर्मल टिश्यूज। नाउ, डर्मल टिश्यूज क्या होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम प्रीटी श्योर इज अ टर्म जो आप लोगों ने सुनी भी होगी। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? स्किन स्पेशलिस्ट होता है। इफ आई आस्क यू टू डिफाइन स्किन इन द मोस्ट सिंपल लेमैन लैंग्वेज, इन द मोस्ट अनसाइंटिफिक वे, तो आप लोग कहोगे कि हमारी बॉडी की जो पहली लेयर है ना, वो हमारी स्किन है। तो बेसिकली जो डर्मल लेयर होती है, वो हमारी पहली लेयर ऑफ द क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म होती है। इंसानों में जो हमारी डर्मल लेयर है, या जो हमारी डर्मल टिश्यू है, जो हमारी फर्स्ट लेयर है, वो कौन सी है? वो स्किन है। तो डर्मल टिश्यूज आर बेसिकली द फर्स्ट लेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट मोस्ट लेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज योर डर्मल लेयर। इंसानों में वो कौन सी होती है? स्किन होती है। तभी स्किन स्पेशलिस्ट को डर्मेटोलॉजिस्ट बुलाया जाता है। उसी तरह से जो प्लांट्स में पहली लेयर होती है, जो प्लांट्स के तमाम टिश्यूज में, तमाम सेल्स में जो पहली लेयर होती है, वो उनकी डर्मल लेयर, या क्या कहते हैं, डर्मल टिश्यू होता है। और उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं एपिडर्मिस। द फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स इज द एपिडर्मिस। प्लांट्स में जितनी सारी जितने सारे सेल्स हैं,
या सॉरी जितने ज्यादा टिश्यूज हैं, यानी अगर हम स्किन को देख, सॉरी स्किन कह रही हूँ, अगर हम स्टेम को देख लें, अगर हम रूट्स को देख लें, अगर हम लीफ को देख लें, यही पार्ट्स होता है ना किसी भी प्लांट के, स्टेम होता है, रूट होती है, लीफ होता है। इन तीनों पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को आप उठा के देख लो, इन तीनों के अभी हम क्रॉस सेक्शंस देखेंगे, इन सब में आपकी जो फर्स्ट लेयर होगी ना, वो होगी एपिडर्मिस। और वो जो एपिडर्मिस होगी, जो फर्स्ट लेयर होगी, जो एनवायरनमेंट को एक्सपोज होगी, यानी तो एनवायरनमेंट को आप ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट से कंपेयर कर रहे हो, तो जो फर्स्ट मोस्ट लेयर होगी वो आपकी एपिडर्मिस लेयर। अच्छा जी, वैस्कुलर टिश्यू समझ आ गए, डर्मल टिश्यू समझ आ गए। वैस्कुलर टिश्यूज आर द वेसल्स इन द प्लांट, डर्मल टिश्यूज आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट्स दैट आर नोन एज द डर्मल टिश्यूज। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, थर्ड टिश्यू क्या है? इतना आसान है, प्लांट के पास तीन ही टिश्यूज हैं उसमें, बाकी में इतना ही आसान है हमारे पास। थर्ड जो टाइप ऑफ टिश्यू है वो ग्राउंड टिश्यूज होता है। ग्राउंड टिश्यूज क्या होता है? ऑल सेल्स और टिश्यूज other than vascular and dermal tissues are ground tissues। सिंपल सी बात है, अगर वैस्कुलर टिश्यू नहीं है यानी जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है, और अगर डर्मल टिश्यू नहीं है यानी एपिडर्मिस नहीं है, तो इन तीनों के अलावा प्लांट में जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको हम ग्राउंड टिश्यू बुलाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ग्राउंड से कनेक्टेड है तो वो ग्राउंड टिश्यू है, नो। anything which is not your xylem in the plant, anything which is not a phloem in the plant, anything which is not the epidermis in the plant, that is your ground tissue। Is this classification of tissue system in plants clear? Any question about this? Yeah, root hair cell, because it is not a vascular tissue, तो हमारे पास देखो रूट हेयर सेल का जो एपिडर्मिस है वो आपका डर्मल टिश्यू है, ठीक है। हमारे पास क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यूज क्या होगा? ग्राउंड टिश्यूज में आपका क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस आ जाएगा। ग्राउंड टिश्यू में आपका कॉर्टेक्स के जितने भी सेल्स हैं वो आ जाएंगे। फिर आपका क्या कहते हैं, पिथ जो होती है वो आ जाएगी। तो हमारे पास क्या कहती है, ऑल द सेल्स और टिश्यूज which are not vascular in nature or which are not dermal in nature, they are basically your ground tissues। um So हमारे पास because your root hair cell, it is the outermost cell because it has epidermis, तो हम उसको dermal tissue में classify कर सकते हैं। So basically उसका जो epidermis वाला part है, that is particularly the dermal part, ठीक है मुतार? So because it has epidermis, it can be classified as dermal। अच्छा, अब ग्राउंड टिश्यूज में क्या फर्दर चीज हमें पता होनी चाहिए, इतना ज्यादा वो टेस्ट नहीं करते बट दे एक्सपेक्ट यू टू हैव नॉलेज, तो ये भी हम अभी आसान कर लेते हैं कि ग्राउंड टिश्यूज में क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पैरेन्काइमा, फिर आ जाते हैं स्क्लेरेन्काइमा, एंड दीज आर थिंग्स व्हिच आई पर्सनली struggled so much to understand as a student, and I did not like them at all, but they're not that hard, at least at your level, and they're not even frequently tested। एंडोडर्मिस इज, लेकिन एंडोडर्मिस किस कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट होती है वो हम पूरा डिटेल में करने लगे हैं आगे की क्लासेस में। पैरेन्काइमा क्या सेल्स होते हैं? पैरेन्काइमा सबसे पहले तो याद रखो लिविंग सेल्स होते हैं, दे आर नॉट डेड सेल्स, ये लिविंग सेल्स होती हैं, ये अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, दे आर लिविंग सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा ऑन द अदर हैंड आर डेड सेल्स, ये जिंदा नहीं होता है, दे आर नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, दे आर डेड इन नेचर। Collenchyma are living cells and they're not any usual living cells of the plant. They are specialized cells because इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो बड़ी यूनिक होती है। इनकी स्पेशलाइज्ड सेल वॉल जो होती है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट सेल्स, ठीक है। किस तरह से डिफरेंट होती है कि इट इज
थिकर इन कंपैरिजन टू अदर सेल वॉल्स। तो एक फूला हुआ, एक थोड़ा सा थिकन, एक थोड़ा सा बल्जी किस्म का सेल वॉल अपीयरेंस होता है कॉलेनकाइमा सेल्स का। एंडोडर्मिस क्या होती है? एंडोडर्मिस अभी हम जब रूट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम एंडोडर्मिस देखेंगे और डिस्कस करेंगे, बट एंडोडर्मिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड टिश्यू। और आपका जो वाटर का मैकेनिज्म होता है ना, उसमें एंडोडर्मिस का एक बहुत अहम रोल होता है, एंड इट इज फ्रीक्वेंटली टेस्टेड कॉन्सेप्ट इन योर पेपर्स एज वेल। अच्छा, पैरेंकाइमा का काम क्या होता है? व्हाट आर दे सर्विंग, व्हाट पर्पस आर दे सर्विंग? दे आर ऑल्सो टर्म एज पैकिंग या पैकेजिंग टिश्यूज। अब यहाँ पर एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है कि हाउ आर दे सर्विंग एज पैकिंग और पैकेजिंग टिश्यूज, व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग? बेसिकली हमारे पास, मैंने क्या बोला, हमारे पास सबसे ज्यादा जो सेल्स होते हैं ना प्लांट के, वो पैरेंकाइमेटिक की नेचर के होते हैं। ज्यादातर सेल्स जो होते हैं वो पैरेंकाइमेटिक होते हैं। होता क्या है कि हमारे पास अगर बीच बीच में प्लांट में सेल्स ना हो, बीच बीच में प्लांट एम्प्टी हो, तो प्लांट कोलैप्स कर जाएगा, उसमें एयर भर जाएगी, प्लांट कोलैप्स कर जाएगा। सो वी नीड कि कोई भी हमारा पार्ट ऑफ द प्लांट हो, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, इट इज फुल ऑफ सेल्स, इट इज पैक्ड विद सेल्स। बिकॉज अगर पैक्ड विद सेल्स होगा तो उसके पास स्टेबिलिटी आएगी, उसके पास स्ट्रक्चर आएगा, वो कोलैप्स नहीं करेगा। So parenchyma cells, they're offering support, they're offering stability by acting as packaging tissues. Is this making sense? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या पर्पस होता है या क्या नीड होती है पैकेजिंग टिश्यूज की? हाशिम एंड मरियम, आप लोगों को भी क्लियर हो गई ये बात? ओके। अच्छा, parenchyma cells are dead cells and they're lignified. लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक हार्ड डेड सब्सटेंस होता है, ठीक है। जब हम कल की क्लास में जाइलम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम लिग्निफाइड सेल्स देखेंगे। तो कल हम इंशाल्लाह स्क्लेरेंकाइमा सेल्स या लिग्निन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉलेनकाइमा सेल्स का जो पर्पस है वो एक तो इतना क्लियर भी नहीं है, और वो आपके सिलेबस में एक्सपेक्टेड भी नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कॉलेनकाइमा सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी डिस्टिंक्टली अलग दिखाई देती है, क्योंकि वो थिकर होती है इन कंपैरिजन टू अदर प्लांट्स, ठीक है। अब हम जल्दी से आ जाते हैं क्रॉस सेक्शंस ऑफ लीफ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ, उस पर क्या कहते हैं, लीफ, रूट एंड स्टेम का क्रॉस सेक्शन। नाउ दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ का जो क्रॉस सेक्शन है समथिंग जो आप ओ लेवल्स में भी देख कर आए होते हो। हमारे पास सबसे पहली जो लेयर होती है, ऑब्वियसली वो हमारे पास एपिडर्मल लेयर होगी। द फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर इज योर एपिडर्मल लेयर। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, ये हमारे पास एपिडर्मल सेल्स है। द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल्स, ये आपका एपिडर्मस या आपका एपिडर्मल लेयर होती है। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है ना, इट इज पॉइंटिंग टू अ लेयर अबव अ सेल, ठीक है। ये सेल्स के ऊपर लेयर है। हमारे पास सेल्स ये हैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, दीज आर सेल्स, ठीक है। ये ऊपर ना एक डार्क सी लाइन है, एक थिक सी लाइन है। ये जो थिक सी लाइन है ये कोई सेल नहीं है, इट्स नॉट अ सेल। आपको कोई सेल वॉल नजर नहीं आ रही, आपको कोई सेल मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही, आपको कोई क्या कहते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। इट्स सिंपली अ लाइन। दिस इज बेसिकली अ waxy substance which covers your epidermis, specifically in the leaf, and it is known as cuticle. Cuticle is a waxy substance. और इसका काम क्या होता है कि आपके एपिडर्मिस को, जो आपकी आउटर मोस्ट सेल्यूलर लेयर है जो कि एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट से, ये उसके ऊपर क्या कहते हैं, एक वैक्सी लेयर फॉर्म कर लेती है। वैक्स आप लोगों ने शायद देखा होगा, कैंडल वैक्स को अगर आप इमेजिन कर लो, जो आपका बहता हुआ कैंडल वैक्स होता है, उसकी एक लेयर इमेजिन कर लो, आप किसी सरफेस के ऊपर डाल दो। हमारे पास वैक्स के थ्रू जो पानी की मूवमेंट है या पानी का लॉस है वो कम होता है। So this cuticle is responsible to prevent
एक्स्ट्रा या एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर है आफ्टर योर एपिडर्मिस, जो आपको ये रेगुलरली पैक्ड लेयर ऑफ सेल दिखाई दे रही है जिसमें कोई इतनी ज्यादा स्पेसेस नहीं है, सिलिंड्रिकल इन नेचर है, दिस इज बेसिकली योर पैलिसेड मेसोफिल सेल लेयर। ठीक है, एंड यूजुअली इट इज जस्ट वन लेयर जिसमें सारे जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं वो लाइंड अप होते हैं। एपिडर्मिस को भी आप देख लो, इट्स अ सिंगल लेयर, एक लेयर एपिडर्मिस की है और एक लेयर हमारे पास फिर पैलिसेड मेसोफिल सेल्स की है। देन वी हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ इरेगुलरली शेप्ड सेल्स। एपिडर्मल सेल्स की शेप जो है वो रेगुलर है, आपको रेगुलर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। इवन जो आपके पैलिसेड मेसोफिल सेल्स है इनका भी रेगुलर रेक्टेंगुलर अपीयरेंस है। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये जो इरेगुलरली लुकिंग सेल्स हैं, ये जो थोड़े से कुछ गोल हैं लेकिन फ्लैट भी हैं, ये क्या है? ये आपके पास है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स और इनकी मल्टीपल लेयर्स होंगी। देखो, 1 2 3, अराउंड 3 to 4 लेयर्स हमें इसी डायग्राम में नजर आ रही है। तो हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होती हैं एंड देयर इरेगुलरली शेप्ड सेल्स, एंड आप देख सकते हो कि इन सेल्स के बीच में ना एयर स्पेसेस भी हैं, ये जगहें खाली हैं। ये बहुत करीब ये बहुत क्लोजली पैक नहीं होते बल्कि दे आर लूजली पैक। अगर हम पैलिसेड मेसोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स को कंपेयर करें ना, तो जो एक विजिबल डिस्टिंक्ट स्टार्क डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि पैलिसेड मेसोफिल सेल्स का एक तो शेप रेगुलर है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, जबकि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स का इरेगुलर शेप है, किसी का भी फिक्स शेप नहीं है, सबका मुख्तलिफ सा और वियर्ड सा शेप है। और फिर हमारे पास जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स है दे वेरी क्लोजली पैक्ड और उनके दरमियान हमें स्पेसेस नजर नहीं आ रही। लेकिन जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं दे आर लूजली पैक्ड और उनके दरमियान हमें एयर स्पेसेस नजर आ रही हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो गोल सा हमारा व्हील बना हुआ है ये व्हील किस चीज का है? दिस इज बेसिकली योर वास्कुलर बंडल। ठीक है, 7 and 8 आर योर वास्कुलर बंडल। और हमारे पास जो वास्कुलर बंडल्स हैं जो हमेशा साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसका आधा पार्ट जाइलम है और इसका आधा पार्ट फ्लोएम। ना, हमारे पास लोकेशन ऑफ जाइलम एंड लोकेशन ऑफ फ्लोएम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ का भी वो पूछ सकते हैं, स्टेम का भी वो पूछ सकते हैं और क्या कहते हैं, रूट का भी वो पूछ सकते हैं। और सब में यूनिक तरीकों से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जाइलम कहाँ है, फ्लोएम कहाँ है। ठीक है, यस मुताहर, एनी क्वेश्चंस? यस, आपके पास क्या कहते हैं, बिल्कुल दूसरी डायग्राम भी आ सकती है, प्लान डायग्राम भी आ सकती है, विल हैव अ लुक एट दिस। बस आपको लेयरिंग पता होनी चाहिए, किस तरह से लेयर्ड है। पहले आपका क्यूटिकल है, अच्छा क्यूटिकल सेल नहीं है। अगर आपको प्लान डायग्राम बनाने को बोलेंगे तो प्लान डायग्राम में आप क्यूटिकल नहीं बनाते, आप खाली सेल्स की लेयर बनाते हो। आप एक लेयर बनाओगे एपिडर्मिस की, एक लेयर बनाओगे पैलिसेड मेसोफिल की, um, बड़ी सी एक लेयर बनाओगे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल की। वील ड्रॉ इट, आई विल शो यू एंड यू विल हैव एन आइडिया हाउ टू मेक दैट। आई विल जस्ट शो दैट इन अ बिट। अच्छा, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि जाइलम कौन सा है और फ्लोएम कौन सा है? ये शायद टर्म आप लोग अक्सर यूज करते होंगे नॉर्मल ईमेल्स में, लेटर्स में, मैसेजेस में, पीएस। राइट, पीएस इज समथिंग दैट वी आर वेरी फेमिलियर विद। नाउ फ्रॉम दिस पीएस आप लोग याद रखो कि जो फ्लोएम है ना, it would be pointing towards the spongy mesophyll cells. So P for phloem, P for spongy. तो हमारे पास जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स वाली साइड है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हमेशा नीचे होते हैं, ऊपर पैलिस्ट्रेड होता है, नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं। तो जिस तरफ या जिस तरह से स्पॉन्जी मेसोफिल सेल की लेयर आती है उसी तरह से हमारी फ्लोएम की लोकेशन होती है। सो दिस वुड बी फ्लोएम। So if the phloem is in sync with the spongy mesophyll cell, तो जो ऊपर वाली चीज होगी, जो दूसरा vascular bundle होगा, वो ऑटोमेटिकली जाइलम हो जाएगा।
Does this understanding make easy how to identify phloem in a leaf? For a lot of people, identification of the vascular bundles is a tricky concept. Yes, Mutahar. Yes, I can show just a minute. Just give me a minute. Let me complete the labeling, then I will show you. प्लान डायग्राम मैं दिखा दूंगी ना। हमारे पास जो ये आपको ओपनिंग नजर आ रही है, ये ओपनिंग्स हमारे पास स्टोमेटा है, जिनको हम स्टोमेटल ओपनिंग्स बुलाते हैं, या इनको स्टोमा या सिंपली स्टोमेटा बुलाते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास एपिडोमस सेल है। एपिडोमस सेल की लेयर है बिकॉज अगेन इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो कभी कभार इसको हम अपर एपिडर्मिस बुलाते हैं, जो हमारे पास ऊपर वाला एपिडर्मिस होता है, और नीचे वाला एपिडर्मिस होता है उसको हम लोअर एपिडर्मिस बुलाते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू ऑब्जर्व इज, मैं 3 सेल्स को हाईलाइट कर रही हूँ। एक तो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स को आप देख लो, किसी भी पैलिसेड मेसोफिल सेल को देख लो। फिर आप स्पॉन्जी मेसोफिल सेल को देख लो, किसी भी स्पॉन्जी मेसोफिल सेल को देख लो। और फिर आप इस सेल को देख लो। कैन यू सी क्या हमारे पास इन 3 सेल्स में आपको ब्लैक ब्लैक शेप्स नजर आ रही हैं बहुत डिस्टिंक्टली, और आपको बाकी सेल्स में वो नजर नहीं आ रही? कैन यू ऑल अप्रिशिएट दैट? गुड। ये जो हमारे पास आपको ब्लैक चीजें नजर आ रही हैं, दे आर बेसिकली क्लोरोप्लास्ट्स। नो, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास 3 सेल्स में है, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल में। ये क्या चीज है? नाउ हमारे पास जो लोअर एपिडर्मिस होता है ना, उसमें एक यूनिक सेल होता है। एपिडर्मल सेल्स तो होते ही हैं, जो डर्मल सेल्स हैं, जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, वो तो होते ही हैं हमारे पास एपिडर्मिस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपर एपिडर्मिस की सेल को कंपेयर करें और इस वाले सेल को कंपेयर करें, दे लुक अलाइक, ठीक है, इन दोनों सेल्स में हमारे पास काफी सिमिलैरिटी है। हाउएवर, ये वाला जो एपिडर्मल सेल है और ये वाला जो एपिडर्मल सेल है, इन दोनों में एक डिस्टिंक्ट चीज हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। वो ये है कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट इनमें है और इस वाले में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। सो हमारे पास लोअर एपिडर्मिस में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और ये एपिडर्मिस के ही सेल्स होते हैं, जिनको हम बुलाते हैं गार्ड सेल्स। दीज आर योर गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के पास क्या होता है? गार्ड सेल्स के पास होती है स्टोमेटल ओपनिंग, और गार्ड सेल्स के पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जिस भी सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, दैट इज अ फोटोसिंथेसाइजिंग सेल। तो एक प्लांट में पैलिसेड मेसोफिल सेल, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल और गार्ड सेल, ये 3 ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड दे आर फोटोसिंथेसाइजिंग इन नेचर। ठीक है। नाउ टू सी another diagram, there is transported plants. Now over here, yeah, these are the different types of diagrams that you can see. ये हमारे पास प्लान डायग्राम, ठीक है। अच्छा, इन सम केसेस क्यूटिकल आप दिखाते हो, इन सम केसेस क्यूटिकल आप नहीं दिखाते, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्यूटिकल एक बहुत पतली सी लेयर होती है, एंड माइंड यू क्यूटिकल इज नॉट अ सेल्यूलर लेयर, सही है। फिर आपके पास अपर एपिडर्मिस होता है। अपर एपिडर्मिस इज वन लेयर। फिर हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल सेल के लिए हम एक लाइन बनाते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल के लिए हम एक लाइन बनाते हैं। वी नो कि हमारे पास फ्लोएम जो है वो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल की तरह लोकेटेड होती है, यानी कि जिस तरह स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, मेसोफिल की जो लेयर्स है उनमें सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आता है, बिल्कुल उसी तरह से फ्लोएम भी जो है कहाँ पर आएगी? स्पॉन्जी मेसोफिल सेल की तरह असेंबल होगी। और जाइलम जो है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द पैलिसेड मेसोफिल सेल। लोअर एपिडर्मिस में ना हम होल्स शो करता है। वो जो होल्स होते हैं हमारे लोअर एपिडर्मिस के, वो हमारे पास सिग्निफाई कर रहे होते हैं स्टोमेटा को, ठीक है। अनदर क्रॉस सेक्शन वुड बी दिस। हमारा ऊपर नॉन लिविंग पार्ट है, ए सेल्यूलर पार्ट है, क्यूटिकल। उसके बाद एक सिंगल लेयर है अपर एपिडर्मिस की। फिर हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल सेल्स की लेयर है। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स की लेयर है। देन वी हैव आवर लोअर एपिडर्मिस। और आप लोअर एपिडर्मिस में देख सकते हो कि गार्ड सेल्स जो हैं वो अलग से हाईलाइट हुए हैं, और गार्ड सेल्स ओपन होके एक एयर स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, या एक ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम स्टोमेटल ओपनिंग बुलाते हैं, ठीक है।
नाउ हमारे पास यहाँ पर ये एरिया क्या है, ये आपके हैं vascular bundles, but in this case you aren't able to properly identify कि क्या positioning होगी vascular bundles की, तो यहाँ पर इस तरह से labeled भी नहीं है. Another diagram could be something like this. First layer is a thin layer of wax, which is cuticle. ठीक है. Then we have the palisade mesophyll cell की layer. Then we have lots of spongy mesophyll cell की layer. ठीक है. फिर हमारे पास क्या कहते हैं, ये बीच में एक रिंग है जाइलम उसकी वैस्कुलर बैंडल्स की, और यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम उसको, क्या कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी उस चीज को बिल्कुल. फिर हमारे पास नीचे आ जाता है आपका लोअर एपिडर्मिस, और जहां जहां स्टोमेटा है, जो हमारी ये ओपनिंग है वीन जैसी ओपनिंग, वो हमारे पास गार्ड सेल्स होंगे, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, और बाकी हमारे पास कोई लोअर एपिडर्मिस होगा. अच्छा, अब इन दिस केस जब हमारे पास क्लियरली हाफ में डिवाइडेड नहीं है हमारा वास्कुलर बंडल, तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें जाइलम को और किस तरह से आइडेंटिफाई करें फ्लोएम, ये एक चैलेंज होता है, तो आज के बाद से बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए. इफ आई से दैट दिस इज ए, ठीक है, एंड दिस इज बी. If I ask you to differentiate between A and B, how would you differentiate? ऐसा visibly आपको क्या different नजर आ रहा है between A and between B? What is the visible difference between A and B? अच्छा, कैन यू सी कि हमारे पास जो B है उसकी जो वॉल है वो थिन है, और जो हमारे पास A है उसकी जो वॉल है इट इज अ थिकर वॉल. कैन यू अप्रिशिएट दिस फैक्ट? ये जितने भी सेल्स हैं इनकी वॉल थिक है. ये जितने सेल्स मैंने हाईलाइट किए हैं इस तरह से कलर किए हैं, दे आर थिक, और बाकी जो हमारे पास उनकी थिन वॉल्स है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्लियरली हाफ में डिविजन हुआ ना आए वैस्कुलर बंडल्स का, तो जो थिकर, क्या, यस आई एम जस्ट एंडिंग एट दिस नोट, जो थिकर वॉल्स हैं वो हमेशा जाइलम की होंगी. जाइलम हैज थिकर वॉल्स, एंड जो फ्लोएम होगा ना, फ्लोएम वुड हैव थिनर वॉल्स. तो आपका जो वैस्कुलर टिश्यू है, जाइलम इज अ थिकर सेल, सॉरी थिकर वॉल टिश्यू, and phloem is a thinner wall tissue, and this is how you would identify xylem and phloem in a cross section. Is this clear? Any questions?